आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स। आज की स्टोरी एक वीरान मकाम के बारे में है। आपको बताते हैं इन वीरानों में छपे राज। बस्ती घनशाल यहाँ से कितनी दूर है जनाब? बस्ती घनशाल। सामने वाले की आंखों में खौफ दौड़ने लगा। लेकिन आप बस्ती घनशाल का क्यों पूछ रहे हैं? साइकिल पर हाथ रखे वो बूढ़ा हमें घूरने लगा और फिर वो गोया हुआ। वहाँ तो दहाइयों से सुनाता है, इधर का रुख अब कोई बेवकूफ ही कर सकता है। वहाँ घरों में अब इंसान नहीं भूत परियत रहता है और गली महलों में बचे नहीं शैतान वो जनाब दौड़ता फिरता है। 40 साल हो चुका है मुझे इस नगरी में घूमते हुए। इन आंखों ने 40 साल से किसी आदमजात को नहीं देखा जो बस्ती घनशाल जाना चाहता हो और वहाँ जाकर वापस आया हो। मेरी बात मानो तो तजस्सुस पसंदाना तबीयत के लिए किसी और बस्ती या मकाम का रुख करो। बूढ़ा अपनी बात कहकर साइकिल पर सवार हुआ और हमें बिना कुछ बताए आगे मेहराबपुर निकल गया। बस्ती घनशाल मेहराबपुर 20 किलोमीटर आगे थी और पहाड़ियों के वसत में किसी वादी के मानन्द थी। हमारा सफर घनशालपुर की तरफ था। शाह साहिब जिन दिनों अपने अमल में तस्वीर हासिल कर चुके थे, ये इन्हीं दिनों की बात है। सड़क किनारे खड़े नहीं और शाह साहिब इंतजार में थे कि कोई गुजरे तो इससे हाल अहवाल में शाह साहिब इस बार बना किसी के कहे इस खुद बस्ती घनशाल का रुख करने जा रहे थे। बस्ती घनशाल में अब आबादी नहीं थी और मकीनों ने अपने घर छोड़ रखे थे। पूरी बस्ती वीरान थी और आसपास पहाड़ियां थीं और पहाड़ियों के बाद छोटी छोटी बस्तियां आबाद थीं। मेहराबपुर वो आखिरी बस्ती थी जिसके बाद पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते थे और उसके दामन में कहीं बस्ती घनशाल के आसार थे। बस्ती क्यों की वीरान थी ये बात मालूम ना थी। इसके मकीन क्यों आखिर इसे छोड़कर चले गए? बस्ती में अब कौन था? आफत किस रूप में वहाँ मौजूद थी? इन्हीं बातों को जानने के लिए शाह साहिब इस बार कोहिस्तान में अपनी खुद से निकले और मेहराबपुर पहुंचे। मैं भी मेहराबपुर पहुंच चुका था। सुना था कि बस्ती के चारों तरफ पहाड़ियों से बड़ी बड़ी चट्टानें सिरकते हुए बस्ती में यहाँ लगती और कई घरों को तहे तेगे कर देती। कभी बस्ती के चरवाहों को उनके जानवरों समेत गायब कर दिया जाता। रात को जब बस्ती के नकीन सो जाते तो पूरी बस्ती में चीखने चलाने की आवाजें आने लगती और जानवर सारी रात चीखने लगते। ये बस्ती ऐसी जगह आबाद थी कि इसकी सरहदें किसी बस्ती के साथ नहीं बल्कि पहाड़ियों के साथ लगती थीं और रात को इन पहाड़ियों पर इंसान तो किया जानवर भी जाने से गुरेज करते थे। मेहराबपुर में सड़क किनारे में और शाह साहिब एक दरख्त के नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे कि साइकिल पर एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मैं उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि बस्ती घनशाल का रास्ता किस पहाड़ी से जाता है। वो समझा कि हम सैर व तफरीह या ससपनेस के लिए वहां जाना चाहते हैं। इसने हमें खबरदार किया और साइकिल पर चलता बना। हमें रास्ता खुद तलाश करना था। चारों तरफ यूं कहकर के दरख्त थे और इनके दरमियान से गुजरते ये सुनसान रास्ते। मैं और शाह साहिब अब यहाँ वहाँ निगाहें किए किसी राह की तलाश में नजरें घुमा रहे थे। आखिरकार हमने फैसला किया कि हम आगे बढ़कर खुद ही बस्ती घनशाल का रास्ता मालूम करना चाहिए। आसिर होने वाली थी। हम उठे और चलने लगे एक पहाड़ी की तरफ जिस पर खुशक पौधों ने ऐसा मंजर पैदा कर दिया था जैसे ये पहाड़ी जमीन पर नहीं बल्कि दूर किसी वीरान सैयारे पर हो जहां इंसान नहीं दीगर मखलूकात का बसेरा हो। चारों तरफ खामोशी का राज था और हमारे कदमों की आवाज थी चलने से दूर हो रही थी। गर्द का बादल नजर आता था। मंजर की खबर नहीं थी लेकिन उम्मीद थी कि शाम से पहले पहले घनशाल बस्ती के आसार हमें मिल जाएंगे। और फिर इस जरूर पहाड़ी की चोटी पर खड़े हमें पहाड़ों के दरमियान कुछ घर और घंटा घर दिखाई दे। तब शाह साहिब ने कहा कि वो रही घनशाल बस्ती। मैंने कहा आप इतने गुस्से से कैसे कह सकते हैं? शाह साहिब कहने लगे, मेरा वजदान कह रहा है। बस्ती हमसे अब भी 20 किलोमीटर दूर थी और हमें पहुंचते पहुंचते शाम भी आधी हो चुकी होती। चलते चलते घंटा पर लगी घंटियां खुद बाखुद बजने लगी और हम सोचने लगे कि 40 साल से खैर आबाद और वीरान बस्ती में ये घंटियां कौन बजा रहा और किसके लिए बजा रहा है? इंसानों ने इस बस्ती को छोड़ दिया था। वहाँ अब कौन सी मखलूकात हैं और क्यों इन्होंने एक आबाद बस्ती को वीरान कुदा बनाकर रख दिया? बस्ती के आसार दूर पहाड़ियों से ऐसे नजर आ रहे थे जैसे वहाँ भूत परियत का कब्जा न हो। बिल्कुल उनके आबाई मोहल्ले आबाद हो चुके हैं। सिया धुंधलाती रोशनियां चमकने लगी थीं और हमारे चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थीं। पहाड़ों की बूंद गलियों में हम खोने वाले थे। शाह साहिब के कदम बस्ती घनशाल की तरफ तेज होने लगे और मेरी सांसें फूलने लगी। कुछ तो होने जा रहा था वहाँ, लेकिन क्या? बस्ती के आसार अब नुमाहिं होने लगे थे और मकानों की कोहली खिड़कियां दूर से नजर आने लग चुकी थी। हम बस्ती में दाखिल हुए तो मकानों के दरवाजे आधे से ज्यादा जमीन में धंस चुके थे और खिड़कियों पर जंग लग चुका था। पूरे बस्ती में धूल ही धूल और सन्नाटा ही सन्नाटा था।
एक आध कौवा अगर कहीं से उड़कर आ जाता तो उसकी कहीं कहीं पूरी बस्ती में गूंजने लगती। घरों के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर का मंजर बाहर से ही दिखाई दे रहा था। मीर और शाह साहिब आगे बढ़ते गए कि एक जगह पहुंचकर शाह साहिब के कदम रुक चुके थे और खुद मेरे भी ऊंचे चबूतरे पर बनी मस्जिद जिसके माथे पर लिखा था मस्जिद मिहराबपुर और नीचे किसी आदमजाद ने लिख रखा था कि हे खाना खुदा, हम तेरी जुदाई पर हमेशा अफसरदा रहेंगे। तेरे मीनारों से गौनजती सदाएं खामोश होने को ही, लेकिन हमारे कान जब कभी आजान सुनेंगे तो तेरी याद आएगी। तज से जो रिश्ता था वो ही दो पल का नहीं सदियों पर मुहित है। आज हम तेरे नहीं लेकिन तेरे किसी हमसाये के होंगे। हम कोच कर रहे हैं खाना बदोशों की तरह, लेकिन खाना बदोश तो अपनी मर्जी से कोच करते हैं और हम की मजबूर हैं। दिल तेरी जुदाई पर रजामंद नहीं, आने कशक बार है और कदम ही की लरज रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम तुझे आबाद करेंगे, वो आवाज़ें जो तेरा खासा ही हम लिटा कर रहेंगे और पहले की तरह तुझे आबाद करके रहेंगे। हम जा रहे हैं मिहराबपुर को छोड़कर और इस घनशाल को भी जिसका हुस्न तो ही तो है। ये तहरीर जब हमने पढ़ी तो शाह साहिब और मेरे दोनों की आंखों में आंसू थे। मस्जिद बिल्कुल वीरान थी और उसका फर्श धूल मिट्टी से अटा हुआ था। हमने जूते उतारे और सिहन मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। अंदर से चमगादड़ों का एक गौल निकला और साई करता हुआ हमारे सरों पर से गुजरता हुआ बस्ती की ओर निकल गया। शाम के साये दिन की रोशनी पर गालिब आ चुके थे और अंधेरा हमें चारों तरफ से घिर चुका था। शाह साहिब आगे बढ़े और आजान देने लगे। इनकी आवाज में वो सोज व गजाज था कि कलीजा छलनी होने लगा और जिगर चाक आंखें आनसों से तर होने लगी। अशहद मोहम्मद पर जब शाह साहिब पहुंचे तो इनकी हिचकी बंद गई और आवाज रौंद गई। इस दौरान नीचे बस्ती की गलियों में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वहां की गलियों में दीदाबार दौड़ रहा हो। मैंने पीछे देखा तो मस्जिद के दरवाजे पर एक परागनदा बालों और अजीब हुलिया वाला शख्स दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर धूल जमकर सियाह हो चुकी थी और उसके कपड़े मैल कचील से अटे हुए थे। शाह साहिब ने आजान दी तो वो अजीब हुलिया वाला शख्स हाउ हाउ करते मुंह से अजब खौफनाक आवाज निकाल रहा था। हम हैरान थे कि बस्ती घनशाल में कोई आदमजाद नहीं रहता, फिर ये दीवाना इस वीराने में क्या आबाद कर रहा है। शाह साहिब इसके करीब गए और पूछा कि कौन हो तुम। अजीब हुलिया वाला शख्स बस शाह साहिब को घूरने लगा और हाथ कानों को यूं लगाने लगा जैसे आजान देना चाह रहा हो, और फिर वो चीखा, लेकिन ऐसा चीखा कि हमें रुला दिया। इसने कुव्वत से आजान देनी शुरू की और उसकी आवाज पूरी बस्ती में फैलने लगे। आजान के दरमियान ही इसकी चीखें निकली और वो जार व कतार रोने लगा और रोते रोते वो धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। मैं और शाह साहिब हैरत से उसे देखने लगे कि आखिर इस बस्ती में ऐसा क्या हो रहा है और कौन है ये पागल शख्स। मैंने इसे सहारा दिया और मस्जिद की सिहन में ले आया। हमने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद पलटकर पीछे देखा तो वो अजीब हुलिया वाला शख्स वहां मौजूद नहीं था। मैंने घबरा कर शाह साहिब को देखा। शाह साहिब उठे और फौरा बाहर की जानिब भागे। बाहर ऐसे कोई आसार नहीं थे कि जिससे ये पता चलता वो शख्स आखिर किस जानिब भागा है, और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात की मस्जिद और बाहर कहीं कोई ऐसे आसार नहीं थे जहां किसी के कदमों का पता चलता। हमने पलटकर इस जगह को देखा जहां से लटाया था तो वहां धूल ही धूल थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ इस जगह सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा। क्या वो जिन था? मुसलमान जिन था? अगर मुसलमान था तो घनशाल बस्ती खैर आबाद क्यों हुई, और अगर मुसलमान जिन था तो इतने मेले हुलिया में क्यों था? बस्ती में मुकम्मल अंधेरा हो चुका था और बस्ती के वसत में कुछ रोशनियां झिलमिलाने लगी थी। तेज हवाएं चलनी शुरू हुई और साथ ही आसमान खड़कने लगा और बारिश की बूंदों ने पूरी बस्ती को जलथल करके रख दिया। सूंधी सूंधी खुशबू चारों जानिब महकने लगी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने अतर गिल की बारिश कर दी हो। ऐसा खुशगवार और वो परवर मंजर था कि दिल बेताब होते सहन मस्जिद में उछलने लगा। बारिश से घनशाल की सूखी जमीन तरबतर होने लगी। शाह साहिब बस्ती के वसत में उठने वाली इन रोशनियों का ताक़ुब करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले इन्होंने मुझे मुखातब करते हुए कहा, अबू बकर। मैंने कहा, जी कहिए हुजूर। शाह साहिब कहने लगे, जानते हो ये बारिश क्यों हुई, मौसम क्यों खुशगवार हुआ और चारों तरफ खुशबू क्यों फैली? मैंने नफी में सर हिलाया तो कहने लगे कि हमने इस खाना वीरान में हमने जो आजान खाना खुदा में दी इसकी बरकत है। लेकिन वो अजीब हुलिया वाला शख्स कौन था? शाह साहिब वो जिन था। शाह साहिब ने कहा, और वो क्यों ऐसी मजलूमाना हालत में था इसका पता इन रोशनियों में लगेगा जहां हम जाने वाले हैं।
हमने सामान मस्जिद में रखा और बस्ती के वसत में जहां रोशनियां थीं इस जानिब बढ़ने लगे। एक जोरदार हवा चली और खिड़कियां कुव्वत से खुलने और बंद होने लगी। हम मस्जिद से बाहर निकले तो धूल मिट्टी बैठ चुकी थी और हर तरफ जैसे खुशबू की फवार हो। सामने बस्ती के वसत में रोशनियां झिलमिलाने लगी थी। शाह साहिब आगे बढ़ते गए। बस्ती के घरों के दरवाजे हवा के जोर से जब बंद होते तो एक आवाज गूंजती। इस अजीब हुलिया वाले शख्स का कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ गया है। घरों का सिलसिला खत्म हुआ तो एक छोटा सा मैदान आ गया जिसके अतराफ में लकड़ी के कैबिन बने थे। ये घनशालपुर का बाजार मालूम होता था जहां बस्ती घनशाल के लोग खरीदो फरोख्त किया करते थे। मैदान के वसत में एक बरगद का दरख्त था जिसकी शाखें चारों तरफ फैली हुई थीं और दरख्त के नीचे एक मटका रखा था। ये मटका एक तरफ से टूटा हुआ था और मटके पर एक सिया कौवा बैठे काई काई कर रहा था। रोशनी हमसे करीब आने लगी। ये रोशनी एक घर से उठ रही थी और ये घर बस्ती और बाजार से जरा हटकर था। अजीब बात यह थी कि इस घर के आसपास ना कोई जाए क़याम और ना ही किसी दरख्त वगैरह के आसार थे। अपने महल व बको के एतबार से इसका यहाँ इस जगह होना समझ से बालातर था। शाह साहिब कहने लगे, अब्बू बकर जरा एहतियात से आगे बढ़ना। आसपास पहाड़ों पर से गिद्ध और कौए उड़कर उसी मकान की तरफ आने लगे थे जैसे वह किसी मुर्दार का वजूद उनका इंतजार कर रहा हो। ये मकान खस्ता सा था। इसकी बैरूनी दीवार मिट्टी से लेपी गई थी और छत बांग की लकड़ी से बनी थी। दरवाजा नाम की कोई शय नहीं थी। एक बड़ी सी खिड़की थी जो दरवाजा का काम दे रही थी। रोशनी मकान के अंदर एक कमरे से उठ रही थी। हम कमरे में दाखिल हुए तो हर तरफ धूल मिट्टी और दीवारों के कोने खुदरों में लगी खुशक घास। रोशनियों का मरकज कमरे का कोना था और वहीं एक सुरंग सी बनी हुई थी और रोशनियां वहां से निकलकर बाहर निकल रही थीं और वहीं से बस्ती घनशाल के हर मकान से दिखाई दे रही थी। शाह साहिब नीचे उतरे। इनके पीछे ये खाकसार भी उतरा। नीचे को जाता जीना एक बड़े हाल से जा मिला। हम अंदर हाल में पहुंचे तो ये देखकर दिन रह गए कि वो अजीब हुलिया वाला शख्स वहीं हाल में एक तरफ बेसौदा लेटा हुआ था और इसकी सांसें ऐसी फूली हुई थी जैसे अभी इसकी आनत ये फटकर बाहर आ जाए। शाह साहिब इसके करीब गए। इसने नकाहत से हमें देखा और फिर गहरी सांसें लेने लगा। वो अजीब हुलिया वाला शख्स जिस बेबसी की तस्वीर बना था इसने हमें उसी के गिर्द बैठने पर अभारा। शाह साहिब इसके सरहाने बैठे और इसके सर पर हाथ रखा। मैंने इसके हाथों को लिया और मिलने लगा। इसके हाथ ठंडे यख हो चुके थे बर्फ के मानंद। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत संभलनी शुरू हुई और इसने गुमूदगी की हालत में कुछ पढ़ना शुरू किया। हमने गौर किया तो वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था और आंखें इसकी ऐसी पथराई हुई थी जैसे मर्द के आसार नुमाइंद होने लगे हूं या सिकरात मौत की कैफियत में हूं। शाह साहिब मेरे करीब हुए और कहने लगे कि याद रहे ये आदमी नहीं जिन है। इसकी हालत संभले तो इससे कुछ पूछेंगे। बज़ाहिर बस्ती घनशाल में ऐसे कोई आसार नहीं मिले जिससे किसी खबीस मखलूक का पता चले। और जैसे ही मुझे याद आया कि वो एक जिन है मेरे हाथों पर रशा तारी होने लगा और इसके ठंडे हाथ अब मेरे हाथों को ऐसे लगने लगे जैसे बहुत सी चींटियां मेरी हथेली पर घूम रही हूँ। इसकी हालत अब बेहतर हो चुकी थी। इसने उठने की कोशिश की। शाह साहिब ने इसे सहारा दिया और दीवार के साथ बिठा दिया। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान खड़कने लगा था। बिजली जब चमकती तो इसकी रोशनी तहा खाने से होते हुए हाल में आ जाती। अचानक इसने हमसे सवाल किया कि कौन हो तुम लोग। शाह साहिब ने अपना तारुफ करवाया और आने का मकसद बयान किया। ये सुनकर इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और इसकी आंखें डबडबा गईं। शाह साहिब ने इससे पूछा कि तुम कौन हो। वो गोया हुआ, मेरा नाम जनाबल सईर है। मैं मुसलमान जनात का वो आखिरी लश्करी व सिपाही हूँ जो उस कबीले में अपने और अपने दिन की बका की जंग लड़ रहा हूँ। मस्जिद मिहराब पर जहाँ तुम लोगों ने आजान दी वो दरहकीकत हमारी मस्जिद है और जो तहरीर तुमने पढ़ी सदर दरवाजे पर वो मैंने लिखी थी। आज शाम जब तुमने आजान दी तो मैं बस्ती से कूच करने वाला था और यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला था। मैं मायूस हो चुका था खुद से, दुश्मन के उस लश्कर से जो हर तरफ से एल्गार कर रहे थे। लेकिन जब आजान की आवाज सुनी तो जैसे मुझे करार आ गया। मैं पुकार उठा के आ गया वो मसीहा जिसका इंतजार था। शाह साहिब ने जनाबल से उसकी उम्र पूछी तो जनाबल ने अपनी उम्र 437 बताई। शाह साहिब ने इस वीराने का सबक पूछा कि यहाँ किसने अपने पंजे गाड़ा ही और कहाँ हैं तुम्हारे बाकी लश्करी। जनाबल के चेहरे पर तारीकी सी छा गई और उसका चेहरा पुसर मुर्दा सा हो गया।
वो गोया हुआ। 9 वारिद हजरात, ये वारदात कम बबैश 40 साल कबल हुई जब उन पहाड़ियों पर फखनार कबीले का राज था। मैं खुद भी उसे कबीले से ताल्लुक रखता हूँ और हम सब मुसलमान हैं। ये इस बस्ती में जो लोग रहा करते थे इनसे कभी हमारी मुठभेड़ नहीं हुई। और फिर एक दिन हमारे कबीले पर आतिश परस्तों के कबीले ने हमला कर दिया। वो तादाद में ज्यादा थे लेकिन ईमान क़ुव्वत में हमसे कहीं नीचे थे। हमने मुकाबला किया और आखिरकार फखनार कबीले को शिकस्त हुई। हमारे सरदार को मार दिया गया और इसके तख्त को कब्जे में लिया गया। जो बच गए इन्हीं यहाँ से दिल बदल कर दिया गया। रह गया मैं तो मैंने कसम खाई थी कि जब तक जान है मैं इन आतिश परस्तों से मुकाबला करता रहूंगा जब तक कि मेरी जान ना चली जाए। आज का दिन मेरा आखिरी था। मैं मायूस हो चुका था। कौन सी अजियत है जो मुझे नहीं दी गई और मुझे मजबूर नहीं किया गया कि मैं यहाँ से मुख बदर हो जाऊं। और कल असर को मैंने रेखत सफर बांधा था कि मुझे आजान सुनाई दी बस्ती में, वो भी 40 साल बाद। लेकिन जब ईमान क़ुव्वत ज्यादा थी तो फखनार कबीले को शिकस्त कैसे हुई? मैंने जनाबल से सवाल किया। शिकस्त ऐसे हुई कि हमारे ही कबीले के कुछ मिल्लत फरोश लोगों से जा मिले थे जिनमें हमारे सरदार का बेटा भी शामिल था और शरीक जुर्म था। आतिश परस्तों का ये कबीला अब कहाँ है? हारिस शाह साहिब ने सवाल किया। यहीं आस पास है। अभी चांद की रोशनी जब मध्यम होने लगे तो ये गारत पसंद निकल आएंगे पहाड़ों पर से और बस्ती का रुख करेंगे जहाँ नहीं सताने के लिए नहीं मिला हूँ। आइंदा वो तुम्हें नहीं सताएंगे जनाबल, शाह साहिब ने बड़े मजबूत लहजे में सुनाबू को मुखातब करते हुए कहा। और इतने में तारीकी छाने लगे और तहा खाने की चारों झरोखों से सिया साए दिखाई देने लगे। जनाबल ने कहा, मेहमानों वो आ चुके हैं बस्ती में। तहा खाने की सीढ़ी से कोई अंदर आता महसूस हुआ। इसका लंबा सिया साया खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और फिर वो इफरीत तहा खाने में उतरा। इसकी भयानक शक्ल भुलाए जाने के काबिल नहीं थी। इसके हाथ में एक गिर्ज था जिस पर लोहे के कांटे थे। इसने गिर्ज घुमाया और बना दिखे फेंक दिया जहां जनाबल खड़ा था। गिर्ज जनाबल के करीब हुआ और फिर लट्टू की तरह घूमता हुआ है इस भयानक शक्ल वाले इफरीत को जा लगा। इसके लगते ही वो इफरीत चीखने लगे और इसके साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी बस्ती में चीख व पुकार हो रही हो। बस्ती का हर घर चलाने लगा था। कानों के पर्दे फटने लगे थे। जनाबल एक कोने में बिना खोले हैरत से शाह साहिब को देखने लगे और शाह साहिब दोनों हाथ सामने को किया, आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। के जीने पर एक साथ कई लोगों के उतरने की आवाज और चप सुनाई दी। कमरे में धुआं भरने लगा और फिर धीरे धीरे सब कुछ धुंधलाने लगा। दूसरा हिस्सा लाजमी सुनिए। नीट जिन्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अरसाल करें।